बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हमने फिजिक्स 9 के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड में इससे लॉन्ग आने के चांसेस भी कुछ हद तक ज़्यादा ही होते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। जैसा कि नाम ही जाहिर कर रहा है, काइनेमेटिक्स नाम है इस चैप्टर का, तो जाहिर है हम इस काइनेमेटिक्स का ही इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आज हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि काइनेमेटिक्स है क्या, किसकी ब्रांच है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड। स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स दरअसल मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली काइनेमेटिक्स भी फिजिक्स की ही ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच कैसे है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 3 में ये एक साइड टेबल पढ़ा था, जिसमें हमने फिजिक्स की तमाम ब्रांचेस पढ़ी थी। तो टॉप फर्स्ट जो ब्रांच थी वो हमारे पास मैकेनिक्स ही थी। मैकेनिक्स की डेफिनेशन आप ज़रा देखें कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यहाँ पर मैकेनिक्स में कहा गया है कि हम मोशन देखते हैं, मोशन ऑब्जेक्ट्स की देखते हैं, कॉज देखते हैं कि वो मोशन क्यों पैदा हो रही है और उसकी क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। ये सारा हम मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते हैं। अब मोशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स की बहुत टाइप्स की होती हैं। मोशन के कॉजेस, उनके इफ़ेक्ट्स, वजह कि क्यों आती हैं और उनका फ़ायदा क्या है। अगर हम हर मोशन को देखें और हर मोशन का कॉज और इफ़ेक्ट देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, जिसको एक सिंगल ब्रांच में कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से साइंटिस्ट और स्पेशली फिजिसिस्ट ने ये काम किया कि मैकेनिक्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो मैकेनिक्स को 2 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड करके नाम दे दिया, एक को काइनेमेटिक्स का और सेकंड को डायनामिक्स का। काइनेमेटिक्स दरअसल मोशन को ही स्टडी करती है और डायनामिक्स भी मोशन को ही स्टडी करती है। तो फिर फ़र्क क्या आ गया इन दोनों में? फ़र्क ये आ गया कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन तो पढ़ते हैं, लेकिन मोशन ऐसी पढ़ते हैं जिसमें हम उसकी वजह नहीं पढ़ते। यानी हम मोशन पढ़ेंगे लेकिन वो मोशन क्यों हो रही है उसकी वजह हम नहीं पढ़ेंगे। यानी हम मोशन तो पढ़ेंगे, मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। ये काइनेमेटिक्स के अंडर हम पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे लेकिन उसके कॉज को, उसकी वजह के कि वो मोशन क्यों हो रही है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। जबकि डायनामिक्स इसके बिल्कुल बरक्स है, इसमें हम मोशन पढ़ेंगे और उसके कॉज को भी देखेंगे कि वो मोशन तो है लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो मोशन इस तरह से है। तो हमने यहाँ पर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के बारे में होगा, इसमें हम देखेंगे डायनामिक्स को, लेकिन यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स को देखेंगे कि काइनेमेटिक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यही काइनेमेटिक्स की दरअसल डेफिनेशन भी है। तो मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से लिखूँ यहाँ पर ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएँ। तो आप सबसे पहले काइनेमेटिक्स की हेडिंग देंगे, उसके बाद डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और डेफिनेशन ये आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स की सब ब्रांच है ये। तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डिवाइड्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, यानी स्टडी मोशन की स्टडी को भी डील करेगी। लेकिन कैसी मोशन? विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन, यानी हम मोशन पढ़ेंगे लेकिन उसकी वजह को नहीं पढ़ेंगे। आइए आपको ज़रा एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें अर्थ की मोशन को। आप देख रहे हैं इस वक्त कि अर्थ 2 टाइप्स की मोशन करती है, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेटरी मोशन। ये हम टाइप्स पढ़ेंगे मोशंस की फर्दर, लेकिन अभी आप देखें कि अर्थ 2 टाइप्स की रोटेशन करती है। सर्कुलर मोशन इस तरह कर रही है कि वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है और रोटेटरी मोशन इस तरह कर रही है कि वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है। जब ज़मीन, हमारी जो ज़मीन है यानी अर्थ, वो सूरज के गिर्द मूव करती है तो हमारे पास मौसम का चेंजेस, सीजन्स के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और जब वो रोटेटरी मोशन करती है तो हमारे पास डे नाइट के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 2 मोशन है। अब हम काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे? हम काइनेमेटिक्स में अर्थ की मोशन को पढ़ेंगे, यानी सर्कुलर मोशन जो सन के गिर्द मूव करेगी उसको भी पढ़ेंगे, रोटेटरी मोशन जो वो अपनी एक्सिस के गिर्द मूव करेगी उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम वो उसका कॉज नहीं देखेंगे। यानी ऐसी कौन सी पावर है जो अर्थ को सूरज के गिर्द मूव करने पर मजबूर कर रही है, ये हम नहीं देखेंगे। ये हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 में भी देखेंगे कि वो कौन सी पावर है, वो ग्रेविटेशन की पावर है। सन की भी कोई ग्रेविटेशन है, सन ने भी सारे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द एक तरह का जकड़ के रखा है।
वो सन के इर्द गिर्द मूव करने के लिए मजबूर हैं। ये रीज़न हम काइनेमेटिक्स में नहीं देखेंगे। हम सिर्फ अर्थ की मोशन देखेंगे, रोटेटरी भी और सर्कुलर भी, लेकिन उसका कॉज नहीं देखेंगे कि अर्थ सन के गिर्द क्यों मूव करती है, अर्थ अपनी एक्सिस में क्यों मूव करती है। ये रीज़न हम चैप्टर नंबर 3 में और स्पेशली चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, क्योंकि वो है ही ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन का दरअसल मतलब क्या है। तो ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन होगी। अब काइनेमेटिक्स में हम मोशन भी पढ़ेंगे। मोशन से मुराद आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही हो तो वो मोशन में होगी, और अगर कोई चीज़ मूव ना कर रही हो तो वो रेस्ट में होगी। तो सबसे पहले हमें रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि रेस्ट और मोशन है क्या, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि कोई भी बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी अपने सराउंडिंग के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, आप कहीं बैठे हुए हैं, आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं और आप गार्डन में किसी स्टूल पर बैठे हुए हैं और आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन आप एक जगह पर मुस्तकिल बैठे हुए हैं। तो आप इस वक्त रेस्ट में हैं, क्योंकि आप बच्चे जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, सराउंडिंग की डेफिनेशन में बताऊँगा। बच्चे जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं, फुटबॉल से जो खेल है वो फुटबॉल आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, उस सराउंडिंग के मुताबिक आप रेस्ट में हैं। यानी सराउंडिंग डिसाइड करेगी कि आप रेस्ट में हैं। आप बैठे हुए हैं एक स्टूल पर और बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों के मुताबिक आप रेस्ट पर हैं। तो सराउंडिंग बच्चे हैं, तो सराउंडिंग के मुताबिक आप रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मूव नहीं कर रहे, ये आप रेस्ट में होंगे। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बुक्स लाइंग ऑन अ टेबल, ये इसकी एग्जांपल है कि बुक्स अगर टेबल पे पड़ी हैं तो सराउंडिंग के मुताबिक वो रेस्ट पर ही होंगी, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। आइए अब देखते हैं मोशन की क्या डेफिनेशन है। मोशन की डेफिनेशन देखिए बिल्कुल इसके बरक्स होगी, और वो क्या है? जहां पर आप देखें मोशन की डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वही इससे अलग बात आ गई कि मोशन, बॉडी मोशन में कब कहलाएगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब ये भी एग्जांपल मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। बच्चे अब जो है गार्डन में वो बैठे हुए हैं, बच्चे मूव नहीं कर रहे, लेकिन आप मूव कर रहे हैं। आप मूव कर रहे हैं और बच्चे मूव नहीं कर रहे। तो बच्चों के मुताबिक, क्योंकि बच्चे सराउंडिंग में हैं, तो उस सराउंडिंग के मुताबिक तो बच्चे ये कहेंगे कि ये जो है अंकल जो भी है वो मूव कर रहा है। यानी सराउंडिंग डिसाइड करेगी कि आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट पर हैं। तो अगर आप मूव कर रहे होंगे और बच्चे बेशक मूव करें या ना करें, बच्चे आप इमेजिन करें कि चिल्ड्रंस जो हैं वो खेल रहे हैं और आप स्टूल से उठ के चलना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों के मुताबिक, क्योंकि बच्चे सराउंडिंग में मौजूद हैं आपकी, तो वो कहेंगे कि ये मोशन में है। क्लियर है? इसके भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, दो एग्जांपल बताता हूँ। एक मूविंग कार के जो फुटपाथ पे लोग चल रहे होते हैं और आप गाड़ी में जाएं तो वो कहेंगे कि ये मोशन में। और वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप, ये भी मोशन में ही होगा। अब सराउंडिंग देखते हैं कि सराउंडिंग दरअसल होती क्या है। इसकी एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरी सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। नेबरहुड का मतलब आपके पड़ोसियों में, यानी सराउंडिंग आपके अड़ोस पड़ोस, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो आपकी सराउंडिंग होगी। जहाँ पर वेरी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो आपकी सराउंडिंग होगी। और याद रहे, सराउंडिंग नहीं डिसाइड करना है कि आप रेस्ट पर हैं या मोशन पर हैं। ये हो गया रेस्ट और मोशन, और सराउंडिंग हमने डिटेल में पढ़ ली। अब आपकी बुक में रेस्ट मोशन के बाद एक कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उन कॉन्सेप्ट में। आइए आपके सामने ज़रा उस कॉन्सेप्ट को रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है जो बच्चों को आमतौर पर बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि उनकी बात समझ नहीं आती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आमतौर पर बोर्ड पे आ भी जाता है। इस तरह आता है कि एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, प्रूव द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब आप जानते हैं रिश्तेदार होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रेस्ट एंड मोशन आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये बात दरअसल हजम नहीं होती बच्चों को, क्योंकि ये इतनी सिंपल जितनी लग रही है उतनी सिंपल ये है नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि दरअसल इस बात का मतलब क्या है। स्टूडेंट, ज़रा इमेजिन करें आप एक मूविंग बस के अंदर हैं। आपने अभी बस के सिर्फ इन साइड का कंसीडर करना है, मैं आपको दिखाऊंगा भी इन साइड का।
आप इमेजिन करें इस वक्त आप एक मूविंग बस के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक पैसेंजर हैं, आप एक मूविंग बस के अंदर बैठे हुए हैं और तमाम पैसेंजर, सारे पैसेंजर इस वक्त बैठे हुए हैं। जाहिर है उन पैसेंजर्स के पास उनका अपना कोई ज़ाती सामान भी है, उनको भी आप कंसीडर करें। तो इमेजिन करें आप एक मूविंग बस के अंदर हैं, आप बैठे हुए हैं, तमाम पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब मैंने आपको बताया कि पैसेंजर्स इस वक्त आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं और मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग ने डिसाइड करना है कि आप रेस्ट पर हैं या मोशन पे हैं। तो बस के इनसाइड वाली चीज़ हम देखें तो इनसाइड सारे पैसेंजर्स इस वक्त रेस्ट पर हैं। जब वो आपको देखेंगे तो क्योंकि वो सराउंडिंग है तो सराउंडिंग ने फैसला करना है कि आप रेस्ट पर हैं या मोशन में। तो उन पैसेंजर्स के मुताबिक जो बस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं वो कहेंगे कि आप रेस्ट पर हैं। क्लियर है? ये बात समझने वाली है कि आप मूविंग बस के अंदर है, तमाम पैसेंजर्स रेस्ट पर हैं इंक्लूडिंग यू, और तमाम पैसेंजर्स यही कहेंगे कि आप रेस्ट पर हैं क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे। हालांकि बस मूव कर रही है लेकिन हम बस के आउटसाइड वाला नहीं देख रहे, बस के इनसाइड देख रहे हैं। बस के इनसाइड आप इस वक्त तमाम पैसेंजर्स के मुताबिक, पॉइंट ऑफ रेफरेंस सराउंडिंग पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स के मुताबिक आप इस वक्त रेस्ट पर हैं। जबकि इसके बरक्स देखा जाए, अगर कोई बंदा आपको बाहर से देखता है, अगर कोई बंदा बस के अंदर ही यहाँ पर बस मूव कर रही है, बाहर से कोई बंदा आपको अगर देखे तो वो कहेगा आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि बस मूव कर रही है तो बस के साथ साथ आप भी मूव करते जा रहे हैं। तो वो कहेगा कि ये बंदा रेस्ट पर नहीं है, ये बंदा मोशन पे है। तो जहाँ से आपको मालूम हुआ कि रेस्ट और मोशन आपस में रिश्तेदार कैसे हुए? जी, किस तरह के बस के इनसाइड का मंजर जब देखा गया तो आप रेस्ट पर थे क्योंकि सराउंडिंग पैसेंजर थे। बस के आउटसाइड जब कोई बंदा देखता है तो वो आपको रेस्ट में नहीं कहता, वो आपको मोशन में कहता है। क्यों मोशन में कहता है? क्योंकि जब बस मूव कर रही है तो उसके साथ साथ उस बंदे के मुताबिक, पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो बंदा है, सराउंडिंग वो बंदा है, वो बंदा उस बंदे के मुताबिक बस के साथ साथ आप भी इसको मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो कहेगा कि आप मोशन में हैं। ये बात क्लियर होगी? इस तरह से रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव हैं। इस तरह ये जानना मुश्किल है कि रेस्ट पे बंदा कौन सा है और मोशन पे बंदा कौन सा है। तो इस वजह से हम सराउंडिंग की हेल्प लेते हैं। कोई भी बंदा रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। डिसाइड क्या चीज़ करेगी? सराउंडिंग डिसाइड करेगी, जैसे अभी आपने देखा। क्लियर है बात? अब ये बात मैं लिख भी देता हूँ ताकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इसको, जाहिर आप कोई एनिमेशन तो नहीं डाल सकते, तो आप इसको इस तरह लिखें कि आप पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। कि कोई भी पैसेंजर बस पे जब मूविंग बस पे होगा तो वो रेस्ट पे होगा, लेकिन कब होगा? जब ही एंड शी इज नॉट चेंजिंग हिज और हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर और ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस। कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू, अब रिस्पेक्ट यानी सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर्स और उनका जो सामान होगा उसके मुताबिक। लेकिन वही बंदा मोशन में होगा जब आउटसाइड कोई ऑब्जर्वर उसे देखेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। हालांकि ये दिखने में सिंपल लगता है लेकिन इतना सिंपल ये था नहीं। तो मैंने आपको समझा दिया कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन दरअसल रिलेटिव कैसे होते हैं। उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज के बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, थोड़ा बहुत आपको ये इंट्रोडक्शन देना था काइनेमैटिक्स का। आई होप तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद इसको आगे मूव करेंगे और इंशाल्लाह पूरी एफर्ट से आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, याद करें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।